Hello dear students, welcome to digital learning platform Avinsum International School and today we are going to start class 8th history chapter number 1st part 2nd। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि जो हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि वो जो कौन कौन से एविडेंस हैं वो इकट्ठा करते हैं ताकि जो डेट्स हैं उनको एक तरीके से एक वेल स्टेबलाइज्ड डेट के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम देखें, हम क्या सोचते हैं, सिंपली आज से पहले सोचते रहते थे हम ये कि जो हिस्ट्री है उसमें ओनली डेट्स है, सिर्फ हमें डेट्स याद करनी पड़ती है, बस डेट्स में अलावा उसके अंदर कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं था। वो जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत पुराना है और अब तो मतलब उसका जमाना भी बीत गया। अब नए अगर सिरे की हम बात करें, अब हम हिस्ट्री बहुत एडवांस और एक अच्छे वेल स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं उसकी। और हमने देखा हिस्ट्री के अंदर सिर्फ डेट्स ही नहीं है जो मैटर करती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अंग्रेजों का राज रहा था भारत पर और उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि जो उनके ऑफिसर्स है ना, उन्होंने कब ड्यूटी ज्वाइन की, कब उनका प्रमोशन हुआ, कौन कौन से टाइम पे कौन कौन आया, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट था, है ना। तो अगर हम सिर्फ उसी को स्टडी करें जो अंग्रेज लोग लिख के गए, तो क्या वो हमारे लिए इनफ होगा? इनफ होगा कि अगर मैं एक इंडिया की बात करूं, पूरे अगर देश की मैं बात करूं, तो सिर्फ उन अंग्रेजों की डेटें, यानी जब वो ज्वाइन हुए, कब वो चले गए, कब वो मरे, कब वो पैदा हुए, सिर्फ इतना इनफ होगा क्या इस पूरे इंडिया की हिस्ट्री जानने के लिए? नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ तब बता रहा है जब अंग्रेज थे। अब अंग्रेजों से पहले की कंडीशन कैसा रही, है ना, अंग्रेजों से आने के उनके पहले की कंडीशन कैसी रही वो हमें देखना है, उनके जाने के बाद की कंडीशन रही वो हमें देखना है, इवन इन दोनों टाइम के अकॉर्डिंग, और वहां का जो सिविलाइजेशन था वहां का वो कैसा था वो भी हमें देखना है। इवन हमें एक पूरे समाज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, वही होता है उसको अच्छी तरह जानना। और जैसे कि हिस्ट्री क्या है, जो पास्ट में बीता वो सब कुछ हिस्ट्री है। इवन अगर हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियोस में हमने वो देखा कि वो ये हुआ, वो ये हुआ, वो सब क्या हो चुका है, अब हिस्ट्री हो चुकी है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। तो ये समझ में आया कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है, और हिस्ट्री के अंदर कौन कौन चीजें हम एक्स्ट्रा जो है वो स्टडी कर सकते हैं और वो मैटर करती है सच में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नहीं है तो मैटर नहीं करेगी। अब एक बात और थोड़ा सोचने को मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो, है ना, अब किताबें जो लिखी गई है ना, जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, जितनी भी जो पोएम्स है वो लिखी गई हैं, और जितने भी राइटिंग्स है लिखी गई हैं, और जितनी भी नॉवेल्स हैं वो लिखी गई हैं, अब इन नॉवेल्स को किसने लिखा है? जिसको पढ़ना आता था, जिसको लिखना आता था, या फिर जो इन चीजों में बहुत ज्यादा एडवांस करिकुलम करता था उनको लिखना आता था? ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरेस्टेड है वो लिखते थे। अब मैं यहां बात कर रहा हूं इलिटरेट समाज की, इलिटरेट समाज की, यानी जिसको हम अनपढ़ बोलते हैं। अब अनपढ़ में कौन थे? अनपढ़ में वो लोग जो बंधुआ मजदूरी करते, कोयले की खानों में काम करते, या फिर जो मजदूरी का काम करते, तो दूसरे सभी लोग जो पढ़ना नहीं जानते थे, उनकी भी तो जीवन था, उनका भी तो जिंदगी थी, उनके बारे में हमें स्टडी कैसे पता लगेगी? अगर हम इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं, क्यों क्या हमें एक उन समाज के बारे में पूरी तरह से पता लग जाता है क्या? नहीं पता लगता। तो उसके लिए हम कौन सा एविडेंस लेते हैं कि वो लोग जो ट्रैवलर थे, कौन थे? वो लोग जो ट्रैवलर थे, जो बाहर से इंडिया घूमने आए, जो इंडिया घूमने आए। जैसे कि मेरे को एक अच्छा लगता है, एक अल बरूनी नाम का एक राइटर है। कौन है? अल बरूनी करके एक है, जो अरब से उस तरफ से आया था और भारत में घूमने के इरादे से आया था, पर बाद में कुछ टाइम के लिए यहां बस गया था। तो उसने अपनी बुक में इंडिया की जो कंडीशंस थी, उस समय का समाज कैसा था, वो इसने बताया है। इट मींस कि हमने इन रिकॉर्ड के अलावा उनके रिकॉर्ड भी देखे तो हमें पता लगा कि यहाँ का जो सिविलाइजेशन था वो किस तरह का था। बेसिकली मेरा जो मोटिव है समझाने का, वो ये मोटिव है कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ डेट नहीं है, और लिमिटेड जो एविडेंस है वो कभी मैटर नहीं करते। उनके साथ साथ हमें वो एविडेंस भी चाहिए जो इन चीजों को एग्जैक्टली जैसे थे वैसे हमें बताए। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, क्योंकि वो अपनी
राइटिंग और अपना जो थिंकिंग है उसको क्या करता है, बयान करता है। ओके, सो आज की मैं बात करने वाला हूं, स्टार्ट करने वाले जेम्स मिल से। अब जेम्स को मिल कौन था? ये एक ब्रिटिशर था, अंग्रेज था, और इसका ये मानना था कि मतलब अंग्रेज जो है ना वो भारत में आए ना तभी ये सिविलाइज्ड हुए। मतलब कि इससे पहले कि हमें अंग्रेजों से आने से पहले तुम लोग क्या थे, तुम लोग जाहिल अनपढ़ गवार थे। इसका ये मानना था जेम्स मिल का। बहुत बुरी बात है, गलत बात है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। तो इसने क्या कहा कि मेरा मानना है कि अंग्रेजों को पूरे भारत पर क्या कर लेना चाहिए, अधिकार कर लेना चाहिए, और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो स्टडी है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, और हम किस तरह से रहते हैं, खाते पीते सोते हैं, वो इनको सिखाना चाहिए। जबकि इनको ये नहीं पता कि वर्ल्ड की सबसे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो इंडिया की है, सबसे एंशिएंट कल्चर था वो इंडिया का है। नहीं पता इनको अब तक। ये कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान, जो हमेशा क्या होता है, घातक होता है। तो अब इस जेम्स मिल ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, क्या क्या बोला है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसका पहला पॉइंट है हाउ डू वी पीरियोडाइज। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा, शायद नहीं बताया तो फिर से बता देता हूं कि जो हिस्ट्री है ना उसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एरा। जैसे कि मैंने बोला एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। हम ये पढ़ते आ रहे हैं, आगे ये पढ़ेंगे। फिर उसके पहले होता था, पहले इंडियन हिस्ट्री अलग से हो जाएगी और वर्ल्ड हिस्ट्री अलग हो जाएगी, और अभी हमारा चल रहा है इंडियन हिस्ट्री पे चल रहा है। तो क्या है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। अब एंशिएंट में क्या होता है, इसमें चलाते हैं पूरे प्राचीन आदि मानव के समय, सिविलाइजेशन सभ्यता वो चली जाती है। मिडाइवल मतलब कि जब होते थे, युद्ध होते थे, वॉर होती थी। कौन सी वॉर? घोड़े वाली, घोड़े और भाले वाली वॉर होती थी। मराठा, राजपूत, जाट, सिख और जितने भी साम्राज्य थे, महाराणा थे, सबका समय मिडाइवल हिस्ट्री में कहते हैं। जिनमें बहुत फेमस बहुत अच्छे, शानदार और इतिहास में सुनहरे अक्षरों में जिनके नाम लिखे गए, उनका डिस्क्रिप्शन आता है इसमें मिडाइवल हिस्ट्री में। बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है आजादी से। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आजादी, मतलब जब गांधी जी थे तब के इरा को मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तब से लेकर प्रेजेंट तक का टाइम है जो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हमें ये समझ में आया कि हिस्ट्री को कैसे करते हैं हम। अब इसमें इस इरा में हम पढ़ते हैं, इस चीजों में पढ़ते हैं। पर जब जेम्स मिल की थ्योरी थी ना वो थोड़ी इससे अलग थी। तो कैसे हम जेम्स मिल की थ्योरी से प्रेजेंट थ्योरी पे पहुंचे वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1817 जेम्स मिल, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. The periodization came to be widely accepted. यही है वो जेम्स मिल जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो कैसा आदमी था, ये वही जेम्स मिल है। 1817 में जेम्स मिल जो था, इसने 3 वॉल्यूम का, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, 3 तरह की बुक्स थी या फिर 3 एडिशन बोल दो उसके, उतना जो वर्क था भारी भरकम काम इसने पब्लिश किया। अब उसमें क्या था ऐसा, उसमें ये था he divided Indian history into 3 periods। ने क्या करा कि जो भारत का इतिहास है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सुनना ध्यान से, क्या करा सर, भारत के इतिहास को इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब ये सीधा तमाचा फेंक के मार रहा है कि जो हिस्ट्री है वो 3 में डिवाइड हुई है। कौन है? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्यों भाई, इतने लिमिटेड समाज है, दूसरे नहीं है लोग? सिख है, क्रिश्चियन है, मराठा है, बहुत लोग हैं, बहुत सारे। अब जरूरी तो नहीं कि कोई एक सम्राट रहा हो, कोई एक किंग रहा हो, उनकी जो कास्ट था, उनका रिलीजन था, इन तीनों में से एक हो। जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं। वो फोर्थ जो धर्म था उनका, फोर्थ जो रिलीजन था वो भी हो सकता है, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो। अब भारत में क्या है,
भारत में डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है, बहुत सारे रिलीजन है और सभी मिलजुल के रहते हैं। बट यहाँ इसने क्या कर रहा, यहाँ फिर से ये कर रहा है, डिस्प्यूट कर रहा है आपस में। क्या बोला कि 3 पार्ट में से डिवाइड कर दिया इसको, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, एंड दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और सब जगह एक्सेप्ट किया गया। अब सब जगह कौन, ब्रिटिशर्स ही तो है। क्या आपने हमसे पूछा कि ऐसा होना चाहिए? नहीं पूछा। क्या मानना था इनका? ये मानना था कि इनको तो कुछ आता जाता है नहीं, इनको जो सिखाया वो हमने सिखाया है और हमें क्या कर लेना चाहिए, इन पर कब्जा कर लेना चाहिए और इनको अपने अंडर में रखना चाहिए। ये तो इस भाई साहब की सोच थी, और इस सोच से ये बोलने की इसको एक्सेप्ट किया गया, वो वही लोग थे जो इनके फेवर में थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कब हुआ था? 1817 में हुआ था। और ये कौन था? ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, ये जेम्स मिल। ये ध्यान रखना, जेम्स मिल कौन था और कहां से था? स्कॉटिश थे, स्कॉट से। और 1817 में इसका जो 3 वॉल्यूम वर्क है वो पब्लिश हुआ, जिसमें उसने क्या किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में 3 पीरियड में इसमें डिवाइड कर दिया। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 8th में नहीं, आगे भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसने थोड़ा थोड़ा यूनिक सिस्टम दिया कि नहीं ये अलग होना चाहिए। फिर हमने इसका जो सिस्टम था उसको छोड़कर आज हम क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। कैसे वहां तक पहुंचे उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या लगता है आपको कि अगर हम इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के अंडर में पढ़े तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है? तो पहली देखो, पहली कि हम इस रिलीजन में उनको टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते। श्योर हो क्या आप कि जब हिंदू सम्राट राजा था तब कोई मुस्लिम नहीं था, तब कोई ब्रिटिश नहीं था? क्योंकि आपके सामने क्लियर है कि जब ब्रिटिशर्स ने यहां अपना राज स्टेबलिश करना शुरू करा था और कर भी लिया था, तब भी लोग राजा थे, तब भी वो राजा थे। इट मींस तो ये तो पूरा गड़बड़ी कर रहा है कि अगर ब्रिटिश एरा पढ़ा जाए तो क्या दूसरे किंग नहीं होंगे? होंगे। इनको नहीं हराया होगा। तो इन्होंने क्या करा, अपने अकॉर्डिंग ही इसको कर दिया सेट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। इकोनॉमिक चेंजेस है, सिविलाइजेशन है, और वहां की पब्लिक ग्रोथ है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वहां की सब इफेक्ट होंगे सिर्फ इसको अगर हमने पीरियडाइज कर दिया सिर्फ इसके टाइम पर बेस पर। क्योंकि अब जब मैं बात करता हूं कि हमें हिंदू जो टाइम पीरियड वो पढ़ना है, तो इससे इफेक्ट हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि हाँ ये पढ़ना है हमें, बाकी कहां गया? दूसरे भी तो लोग हैं, और भी तो पूरा भारत बहुत बड़ा है। नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है इसके अकॉर्डिंग पढ़ना। और जब हम, ध्यान से सुनना, पर जब हम उसको एंशिएंट में डिवाइड करें, फिर मिडाइवल में डिवाइड करें, और फिर मॉडर्न में डिवाइड करें, तो एक बात तुमने दो नोट की कि अगर हम जिस पीरियड को पढ़ेंगे उसमें सारे आ जाएंगे, उस पीरियड में सारे के सारे आ जाएंगे कि हाँ ये टाइम पीरियड है, उसके अंदर कौन कौन था, 25 थे, 30 थे, 50 थे, 60 थे, सब आ जाएंगे। इसमें कौन कौन था वो सारे आ जाएंगे। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। जबकि ये क्या कर रहा है, एक बाउंडेशन क्रिएट कर रहा है अपने सामने। क्या कर रहा है, अपनी स्टडी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम, व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये आता है कि क्यों हम जो है हिस्ट्री को पीरियडाइज क्यों करें अलग अलग टाइम? तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा? सिंपल सी बात है कि हम सारी चीजों को अगर एक साथ करने की कोशिश करें तो हमेशा क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ तो हम पढ़ रहे हैं सिविलाइजेशन कि सबसे इंडस जो एंशिएंट सिविलाइजेशन था वो कौन सा था, इंडस सिविलाइजेशन था। जब हमें जिसके सिर्फ हमें एविडेंस मिले, क्या मिले, सिर्फ हमें एविडेंस मिले कि ऐसा हुआ था, जिसमें श्योरिटी नहीं है। ध्यान रखना, जिसमें श्योरिटी नहीं है उसमें इतने सारे एविडेंस नहीं मिले। और बात करें इसके लैंग्वेज की, यानी इनकी कौन सी लैंग्वेज थी वो अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। और कुछ लैंग्वेज के जो आर्टिकल लिखे हुए उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इट मींस मिस्ट्री है। तो क्या बोला हमने इसको, हमने बोला ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। अब मैं बात करूं मिडाइवल की। अब मिडाइवल टाइम कब आता है, जब हमारे पास एक ज्यादा नहीं
और कम नहीं, एक सफिशिएंट टाइम ऑफ सफिशिएंट लेवल में सफिशिएंट नंबर ऑफ एविडेंस है हमारे पास, जिनमें कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो सिर्फ कहा गए हैं, यानी हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा, हमने अपने बच्चों को कहा, उन्होंने अपने बच्चों को कहा, तो क्या है वो एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में चली आ रही है वो एविडेंस। और दूसरे कुछ लिखे गए प्रमाण जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण की उस राजा ने ये करवाया, ये करवाया, ये करवाया, जिसमें जितने भी किंग्स आते हैं, किंगडम आते हैं, या फिर जितने भी वॉर हुई अगेंस्ट किंग और किंगडम्स, वो सारे हम पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या करा, ये मिडाइवल हिस्ट्री है जिसमें राजा, महाराजा, महाराणा, राणा ये सब हुए, और एक जो प्राउडली जो हिस्ट्री हुई वो हुई थी, है ना, एक गौरवान्वित करने वाला इतिहास जो हमारा रहा है वो हम इसमें पढ़ते हैं मिडाइवल में। अब बात करूं मॉडर्न की। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम घुसते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत सारे रिटन प्रूफ हैं, इवन गलत नहीं सही है, सब रिटन प्रूफ है, और वो हमारे सामने की बात है जब ह्यूमंस ने लिखना और सब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई थी। तो हमने क्या करा, इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू टाइम, कि जिससे हमें पता लगे कि किसमें कितने रिसोर्सेस थे, एविडेंस थी, और कौन कौन से पुख्ता प्रमाण हमारे पास है। अब इससे क्या हुआ, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया कि हाँ, इस टाइम की बात करें ये हुआ था, इस टाइम की बात करें ये हुआ था, इस टाइम की बात करें ये हुआ था। तो पीरियडाइज करने का मतलब यही है, चीजों को एक पूरे एक अच्छे वे में अरेंज करना, जिससे क्या हमारे लिए सुटेबल हो, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, और हमें एक्चुअल में पता हो कि हिस्ट्री में आखिर हुआ क्या था। और अगर पीरियडाइज नहीं करें तो सारा कचरा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड पता नहीं कब से कब में चल रहे होंगे, अपन हो जाती है ना मिस्टेक, क्या पता वो हो जाए। इसलिए बेस्ट वे था हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ने का कि उसको पीरियडाइज कर दिया जाए। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us, so the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, become important, and they reflect our ideas about the past, and they show we see significance of the change from one period to the next। टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने जब उसको पीरियडाइज कर दिया है, अकॉर्डिंग टाइम कर दिया, तो हम क्या क्या देख पाएंगे, हम ये देख पाएंगे सर कि जो पीरियड्स हैं, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सेकंड में हमने एंटर करा, तो पहले वाले में क्या प्रॉब्लम थी, फिर दूसरे वाले में कौन सा अपग्रेड हुआ, फिर तीसरे टाइम में कौन सा अपग्रेड हुआ, और इसका जो समाज था, इनका जो सिविलाइजेशन था वो किस तरह इफेक्ट हुआ, लोगों ने कहां तक कोशिशें की, कहां तक प्रयास किए, और उनके जो थॉट्स थी वो कैसे बदलती रही अकॉर्डिंग टू बाय देयर टाइम, ये सब समझते हैं। एंड दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट, और चेंज देख रहे हैं हम, इसीलिए ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि इसको पीरियडाइज क्यों करते हैं, उसका हमें आंसर मिल चुका है, छोटा नहीं बहुत बड़े में। Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization। ध्यान से सुन रहे हो, ये भाई जो मिल है ना, जेम्स मिल की बात कर रहा हूं मैं। जेम्स मिल इकोनॉमिस्ट, स्कॉटिश से था, 1870 का जो 3 वॉल्यूम वर्क था सर का, उसके अकॉर्डिंग क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। कंपेयर किससे कर रहा है, यूरोप से, क्योंकि इनका मान था कि जो हमारा सिविलाइजेशन है ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस है, और इस दुनिया में केवल हम ही हैं जिनको सब कुछ आता है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। कौन सोच रहा था, ये जेम्स मिल सर सोच रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, Hindu, Muslim, deposed, ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitions practices dominated social life, and British rule, while failed, could civilize India। देख रहे हो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब अकॉर्डिंग टू हिज हिस्ट्री, यानी जैसा कि उसने बताया है, होता है ना कुछ क्लास में कि मतलब एक इंग्लिश में इडियम है,
कॉक एंड बुल स्टोरी। क्या है कॉक एंड बुल? इसका मतलब क्या होता है कि बड़ा चला के फेंकते रहना। तो ये जो मिल्स है ना वो यही कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। हिस्ट्री अपनी तरह बता रहे हैं कि भाई मैं ये सोचता हूं, और इनको बताया कौन? भाई आपकी सोच मैटर नहीं करती, बस हम सिर्फ स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं आपको, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम, यानी ब्रिटिशर्स से आने से पहले इंडिया जो है वो हिंदू मुस्लिम डिपोस्ट, यानी जो तानाशाही राजा थे ना उनमें था, उनमें फंसा हुआ था इनके आने से पहले। कि ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में आए ना राज करने, उससे पहले यहां पर क्या चल रहा था? हिंदू और मुस्लिमों तानाशाही राज्य करता था। अरे ये भूल गए प्रताप और को, राणा प्रताप, उनको भूल गए ये राणा खुंबा, रतन सिंह जी, नहीं पता इनको वो कौन है। बस इनको ये लगता है कि तानाशाही जो राजा थे ना उनमें ही उलझा हुआ था। रिलीजियस इंटॉलरेंस हो रहा था, कास्ट टैबूज थे एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। कि जो सोशल लाइफ थी ना उसको क्या कर रही थी? प्रेशर कर रही थी, खराब कर रही थी। सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है ये कौन? जेम्स मिल। एंड ब्रिटिश रूल माइल फेल्ड कुड सिविलाइज इंडिया, और ये फील करता है कि जो ब्रिटिशर्स है ना उन्होंने इनको सिविलाइज किया है। ठीक है, बताएंगे कितना सिविलाइज किया है। तो ये मानना है मिस्टर माइल मिल है जो है ना, मिस्टर मिल जो है, जेम्स मिल है, उनका ये मानना है कि ऐसा कुछ ही सिस्टम है। ओके, सो अपन एक एक्टिविटी करते हैं कि इन्होंने जो बोला है ना ये क्या बोल रहे हैं, और इनका लेवल ऑफ थिंकिंग और लेवल ऑफ टेलिंग है ना क्या है, वो हम देखते हैं। सो एक एक्टिविटी करनी है आपको, इंटरव्यू योर मदर और अनदर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ। नाउ डिवाइड देयर लाइफ इनटू डिफरेंट पीरियड एंड इट्स लिस्ट out the significance event in each period, explain the basis of your periodization। घर में कोई भी फैमिली मेंबर है ना, मम्मी है, पापा है, बड़े भैया है, उनका इंटरव्यू लो। इंटरव्यू में लेना कि उनसे पूछना कि आपकी लाइफ कैसी रही। उन सबकी लाइफ में कुछ चीजें कॉमन होंगी और कुछ चीजें बहुत ही डिफरेंट होगी, और एक बात 100% श्योर है कि उनकी जो थिंकिंग है वो सबकी अलग अलग होती है। देखो, माँ जो है अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पापा थोड़ा डरा के रखते हैं। अगर हम पापा से पूछेंगे कि हमारे बारे में क्या सोचते हो, पढ़ाई किया करो, ये करा करो, डिसिप्लिन रहा करो। मम्मा क्या बोलेगी? बेटा पढ़ाई करो। वो बात प्यार से बोलेगी ना। फर्क आ गया दोनों में। एक पापा है जो हमें क्या चाहते हैं, एक अच्छा रेपुटेशन लेवल पे चाहते हैं, अच्छी लेवल पे चाहते हैं। मम्मा भी ये चाहती है, बट दोनों के करने का तरीका, समझाने का तरीका और उनका बर्ताव, उनकी जो लाइफ थी वो अलग अलग रही। हो सकता है अलग अलग सोचते हो। इंटरव्यू लेके चेक करना ही है, और फिर एक काम करना है कि उनको प्रियोरिटाइज करना है अपने तरीके से। कि आपको क्या लगता है, उनसे बोले ना भाई आपको क्या लगता है कि ये पीरियड जो टाइम था ये किस टाइम को रिफ्लेक्ट करेगा आपके, तो आपके सामने चीजें आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी भाई हाँ ये जो प्रियोरिटाइज कर रखा है सिस्टम को अकॉर्डिंग टू टाइम, ये कैसा रहा और क्या इफेक्ट डालता है अपनी स्टडी पर। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। अब हम वापस मिल की बात पे आ गए, तो ये जो एक्टिविटी थी ना ये एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ करिकुलम है, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका जो इंटरेस्ट है हिस्ट्री के लिए वो बढ़ेगा, प्लस एक्चुअल जो हमारा माइंडसेट है वो इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा, समझना शुरू करेगा, क्योंकि हमारे पास अभी 9th 10th 11th 12th आगे और है। तो इस हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में घुसना और इसको फील करना वो ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अब चलते हैं वापस मिलने वाली बात पर। जेम्स मिल भैया, to do this it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people. For India was not capable of progress without British help. In this side of history, British rule represented all the forces of progress and civilization, and the period before British rule was once of darkness. ये है जेम्स मिल की थॉट। क्या बोल रहे हैं कि ठीक है यूरोपियंस की जो कहते हैं सिविलाइजेशन वो पूरा क्या है कि उनके पास मैनर्स है, उनको आर्ट्स का पता है, इंस्टीट्यूशन का पता है, लॉज जो है उनका पता है। यही बात इंडिया के फेवर में बोल रहा है कि यूरोपियन को क्या करना चाहिए, यहाँ इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि मैनर्स क्या होते हैं, अच्छा आर्ट्स क्या होते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, लॉज क्या है इंडिया में,
इवन इनफैक्ट जो मिल है ना, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि दैट द ब्रिटिश शुड कंक्योर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया, कि जो ब्रिटिशर्स है ना, उनको पूरे भारत के हर टेरिटरी पर कब्जा कर लेना चाहिए, फतेह हासिल कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे एनलाइटमेंट होगा, जो ज्ञान का प्रकाश है ना, वो इनमें फैलेगा। कौन सोच रहा है? ये मिल बोल रहे हैं, ठीक है। और इंडिया वाज नॉट कैपेबल प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, और उस इंडिया के लिए जो कैपेबल नहीं है, जो सक्षम नहीं है बिना अंग्रेजों के अपनी प्रोग्रेस करना, यानी ये समझ रहा है कि इनको कुछ नहीं आता, सिर्फ ब्रिटिशर्स से है जो है उन्हीं की हेल्प से ये ग्रो कर सकता है। अभी पोल खोलेंगे, सबकी पोल खोलेंगे। अच्छा, ओके। So without British help, and in this idea of history, British rule represented all the forces of progress civilization, और इनको फोर्सफुली चाहे कैसे भी है इनको सिविलाइजेशन करना चाहिए। एंड ये जो पीरियड था ना, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उससे पहले का जो पीरियड था ना, वो डार्कनेस था, है ना, कि जिंदगी में क्या चल रहा है भाई, डार्क टाइम चल रहा है, बुरा समय चल रहा है। तो जेम्स मिल भैया बोल रहे हैं कि हमारे आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का जो समय था वो डार्क टाइम चल रहा था। बोले भूल गए सिविलाइजेशन कौन सी थी, भूल गए अभी कहां स्टैंड कर रहा है, भूल गए वो सब कि उनको किस तरह निकाल के बाहर फेंका था, भूल गए वो जो युद्ध हुए थे जब आप एंटर कर रहे थे, भूल गए आपने जो चालाकी करी, भूल गए आपने कौन कौन से षड्यंत्र करे, भूल गए आपने जो झूठ बोला। सब याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का भारत पर कब्जा झूठ के आधार पर ही हुआ था। 90% इन्होंने झूठ बोला और 10% इसको क्या आ गया, लालच आ गया। इनको पता था, इनको पैसे जो है ना वो भारत में है और बिजनेस सेटअप भारत में है, इसलिए वो यहाँ है। सिविलाइजेशन नहीं का उसको वो कह रहे हैं कि हम इनको क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। कैन सच ए कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो आज एक्सेप्ट किया जा सकता है क्या? क्लियरली इन वन वर्ड आंसर, नो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इंडिया जो है इनकी नजरों में ऐसा है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्योंकि जिस चीजों पे ये आज और फ्यूचर में करने वाले हैं ना, ऑलरेडी इंडिया उन पर काम कर रहा है। हाल ही में चंद्रयान 3, नहीं भूलूंगा मैं उसको, चंद्रयान 3 जो है चांद के साउथ पोल पे लैंड किया था। और ये वायरल इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि जितना दूसरों ने पैसा लगाया ना, उनसे आधी कीमत, लगभग 600-650 करोड़ में हम पहुंच गए थे, जिसमें एक नॉर्मल सी मूवी बन जाती है। और वर्ल्ड का सबसे कम बजट में भेजा गया यान है, और ये बोल रहे सिविलाइज। तो आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्शन है, क्लियरली नॉट एक्सेप्टेड है। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? किसी भी केस में रेफर कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ना पॉसिबल है और ना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी है, ऑफ रिलीजन है, और एक ही नारा जो है, एक ही स्लोगन जो है, वो हमारा सिविलाइजेशन एंशिएंट टाइम से, यानी वेदों पुराणों में लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम। क्या लिखा गया है? वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब क्या होता है कि पूरा जो अर्थ है ना, पूरा जो अर्थ है वो हमारे एक परिवार की तरह है। तो हम जहां उस लेवल पर है जहां हम पूरे विश्व को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, फैमिली मानते हैं, और वहां ये बोल रहे कि इनको डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, और ये कभी सोचना भी मत। सो क्लियरली आंसर नो है कि किसी भी टाइम को हम उसमें रेफर नहीं कर सकते। बस हाँ, योद्धा के नाम से रेफर करो। अगर आपको पढ़ना ही है तो अपने टाइम से कोटिंग करो कि भाई हाँ, उस समय इस किंग का था बोलबाला था, उसमें इस किंग का बोलबाला था। रिलीजन नहीं आता, किंग का नाम आता है, किंग का नाम आता है, उनकी जो उनकी अचीवमेंट्स थी वो आती है, उनकी पावरफुल थी वो आता है, उनका जो किंगडम था वो आता है। रिलीजन कभी बीच में नहीं आता। Did not a variety of faiths exist simultaneously in this period? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do is so suggested that the lives and practices of others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not at all share the same faith.
अब इसने बोला कि इसमें ठीक है, सो तो हिंदू मुस्लिम में, तो उसका सबसे बड़ा क्या आता है हमारे पास कि अगर हम चीजों को इन दोनों में कर देंगे कन्वर्ट, तो क्या इसके अलावा और इंसान नहीं थे क्या, है ना? तो अगर हम इसमें कैरेक्टराइज कर रहे हैं, इसमें फिक्स कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ का क्या, क्या वो चीजें मैटर नहीं करती? सब कुछ मैटर करता है। इवन एक छोटा सा, एक पूरी सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट है ना, वो भी मैटर करता है। एवरीथिंग मैटर्स इन हिस्ट्री, हर कुछ मैटर करता है। तो अगर आप इन चीजों को कर रहे हो, तो आप मतलब क्या कर रहे हो कि अपनी नॉलेज को एक फिक्स्ड एरिया में कर रहे हो, है ना? तो फिर कुएं के मेंढक बनने से कोई मतलब नहीं है। जाना है तो तालाब में कूद मारो, तालाब में छलांग लगो, जहां पूरा भंडार बड़ा है ज्ञान का। तो यहां इसमें करना कैरेक्टर्स कोई वो नहीं है, कोई तुक की बात नहीं है, कोई इससे कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी लाइफ भी मैटर करती थी, दूसरे लोग भी थे, और कास्ट भी था, दूसरा रिलीजन भी था। और एंशिएंट इंडिया में और जितने भी मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री में जितने भी रूलर्स हुए हैं, किंग्स हुए हैं, क्या सिर्फ उनका ये दो ही रिलीजन थे क्या, हिंदू और मुस्लिम? दूसरे नहीं थे क्या? है ना, दूसरे रिलीजन भी थे, बौद्ध धर्म भी था, वो सब था। तो हमारे लिए सब कुछ मैटर करता है, और हम किसी फिक्स सिनेरियो में उनको नहीं ढाल सकते। ये बात हमें आज ही समझ लेनी जरूरी है। ये हमारे पास मिल गया इसका आंसर। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश classification, historians have usually divided India history into ancient, medieval and modern. अब देखो, अब हमने क्या देखा था? देखो, वो पढ़ने, वो उन चीजों को याद रखने वाली चीज नहीं है, वो समझने के लिए आपकी, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है इसी का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या कि हिस्ट्री है क्या, कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से हमारे लिए सही हैं, और कौन कौन से एविडेंस ऐसे हैं जिनको हमने एक्चुअल में पढ़ना चाहिए, एक्चुअल में देखना चाहिए जिसकी तरफ। वो तो हमें ये चैप्टर ये सिखाएगा कि हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री है क्या। और हम जो पहले सोचते आ रहे थे कि नहीं हिस्ट्री सिर्फ एक बुक ऑफ डेट है, तो वैसा नहीं है। ये हमारा जो सिनेरियो है उसको अपग्रेड और थोड़ा चेंज करने की जरूरत को समझ रहा है। हिस्ट्री हमें कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, और क्या क्या जो है वो आगे आएंगे। तो अब तक यहां समझ रहे हैं कि मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, कि जो ब्रिटिशर्स का क्लासिफिकेशन था उनको साइड में छोड़ो, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ उन्होंने ऐसा सोचा था, ऐसा सोचा था। जिसमें जेम्स मिल जो था, जो अपने आप को इकोनॉमिस्ट कह रहा था, उन्होंने ऐसा बोला कि वो 2 में होना चाहिए, 3 में होना चाहिए, और वो भी जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। इसके अलावा historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. क्या करा इन्होंने उनको ancient में, medieval में और modern history में डिवाइडेड कर दिया। और एक्चुअल में पढ़ने का मजा इसी पीरियडाइजेशन में है। बहुत मजा आता है जब इनको पढ़ते हैं हम, पहले एंशिएंट में घुसे, फिर मिडाइवल में एंटर किया, फिर मॉडर्न में घुसे, फील आती है एक। This division 2 has its problems. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all forces of modernity, like that science, reason, democracy, liberty and equality. ये क्या बोल रहा है कि ये जो डिवीजन था ना, इसमें भी प्रॉब्लम थी। अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, वेस्टर्न में क्या होता है कि जो मॉडर्नाइजेशन है ना, मॉडर्न जो वर्ड है ना, उसको यूज क्या कब करते हैं कि जब एक एरिया की इकोनॉमिकली और वहां एजुकेटेड जो ग्रोथ हो रही, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, जिसको हम अपने वर्ड में शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोलते हो एक तरह से। तो ये बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन करना, उस चीज को अपग्रेड करना, है ना। कहते हैं भाई आज तो बहुत मॉडर्न लग रहा है ना, ज्यादा मॉडर्न हो गए। तो मतलब उन्होंने क्या करा है, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिटरेसी और इक्वलिटी में अपग्रेड करा है, तो उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो उसी से जो रेफर है ये मॉडर्न हिस्ट्री, उसको बोल रहा है कि मिडाइवल वाज एटम। मॉडर्न में क्या हो गया, मॉडर्न में ग्रोथ हो गया ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, और मिडाइवल वाज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी where these feature of modern society did not exist। और हमने देखा कि मॉडर्न क्या होता है। अब बात आ रही मिडाइवल की। मिडाइवल मतलब
कि ऐसे फीचर जो मॉडर्न में एग्जिस्ट नहीं करते, तब तो इतना अपग्रेड नहीं हुआ था, उसको बोलते हैं मिडाइवल। मिडाइवल हो गया। उसके बाद एंशिएंट, मतलब जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं कि हमने जो अपनी सिविलाइजेशन थी, अपनी जो कल्चर था, उनको कहां से खोजना स्टार्ट किया था, और जो एंशिएंट सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, कि जो सिविलाइजेशन था वो कैसा रहा पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसा रहेगा, उस चीज को रेफर करता है। मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट, तीनों क्लियर। कैन वी अनक्रिटिकली accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? कि क्या हम जो मॉडर्न पीरियड है उसमें क्या बोल रहा है कि साइंस है, डेमोक्रेसी है। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो, साइंस है, रीजन है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी, इक्वलिटी है। क्या सिर्फ इन चीजों के मुकाबले सिर्फ इन चीजों को हम अगर बेस लेके चले तो क्या हमारे फील्ड ऑफ स्टडी हो सकता है क्या? अगर कंप्लीटली बोला जाए, कंप्लीटली तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इन सिनेरियो के अंदर, इन चीजों के अंदर नहीं आते, इन ग्रुप्स में डिवाइडेड नहीं हो पाते। So, as you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. So, many historians therefore refer to this period as colonial. कि एक ऐसा टाइम भी था कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, है ना। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सच में ये एग्जिस्ट करता है क्या, अगर उसको वैसे पूछा जाए कि नहीं, अगर हम इसको इस ब्रिटिश रूल को साइड में रखें और देखें कि क्या मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ सिविल स्टडी, क्या हमारे पीरियड की स्टडी करता है रेफर, तो हाँ भी और नहीं भी। अब हाँ कैसे, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है कि उन चीजों का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, मतलब उन चीजों में अपग्रेड होना। और अगर कंप्लीटली देखें तो क्या समाज के हर एक संगठन, हर एक ग्रुप के अंदर ऐसा फील्ड में अपग्रेड होना जरूरी था क्या? नहीं। और अगर मैं प्रेजेंट की एक एग्जांपल दूं आपको कि आज हम क्या है, मॉडर्न है, वेल सेटल्ड है, कपड़े, टी शर्ट, बढ़िया माइक, सब कुछ है, बट आज भी कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो अपने ओल्ड कल्चर के साथ ही रह रहे हैं। इट मींस कि आदि मानव जैसे रहते थे ना, आज भी वो वैसे ही रह रहे हैं। तो वो मतलब दुनिया से और देश से पूरे बिल्कुल अलग थलग रह रहे हैं, और अपनी जो संस्कृति, मतलब हजारों साल पीछे का जीवन वो जी रहे हैं। आज भी शिकार करते हैं, जॉब नहीं करते, बस जो अपना ट्राइब है उसी पे रहते हैं और उसी से बाहर नहीं निकलते कभी। ऐसे भी लोग हैं। तो उस रीजन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर पाना कि नहीं, तो शायद कुछ चीजें छूट जाती है हमेशा के लिए, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, उसको उसी सिनेरियो में चलता रहता है ना। तो हमें उसको बनाना पड़ता है परफेक्ट अपने हिसाब से, क्योंकि कभी भी जो फील्ड ऑफ स्टडी है कंप्लीटली नहीं होगा, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट है, जो चीजें हमें चाहिए, जो पढ़नी होती है, वो हम हमेशा पढ़ते हैं। तो ऐसा रहता है हमारे लिए, तो वो कंप्लीट स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी हो जाएगा। ओके, सो वो मैटर करता है उन चीजों पर जिसकी स्टडी कर रहे हो। सो मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। कि जो बहुत सारे हिस्टोरियन है ना, जो इस पीरियड में अंडर में नहीं आते या फिर इस ग्रोथ से कुछ अलग थलग रह गए ब्रिटिशर्स वाले टाइम, तो उन्होंने क्या बोला है कि उस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा गया है, मतलब औपनिवेशिक काल। अभी कॉलोनी मतलब क्या होता है कि जब उस एक ग्रुप पर कोई थर्ड पर्सन आके उस पर कॉन्कर कर ले और अपने हिसाब से उनको चलाए, तो उनको बोलते हैं कि वो उनके अंडर में कॉलोनियल है, कि औपनिवेशिक है। किसके? जो जिसने वहां उस पर रूल करा है। ये बात आती है ब्रिटिशर्स और इंडिया के फेवर में। व्हाट इज कॉलोनियल, कि कॉलोनियल जो है उसका मीनिंग एक्चुअल में है क्या? सो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? when the subjugation of one country by another leads to this kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। कि जब ऐसा प्रोसेस हो कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री पर अपना रूल स्टेबलाइज कर ले, कॉन्कर कर ले, या फिर उस पर अधिकार कर ले, तो उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। इट मींस कि कॉलोनियल। What we are going to read about the way, so actually इस चैप्टर में और इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। About the way the British came to conquer the country and stabilize their rule, कि उन्होंने क्या करा, अपना रूल जो है वो स्टेबलाइज करा यहां आकर। नेक्स्ट, subjugating local नवाब एंड राजास, किस पर अधिकार करा? वहां के जो नवाब और वहां के जो राजा थे उन पर अपना अधिकार करा। किसने? इन अंग्रेजों ने। हाउ दे स्टेबलाइज्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी
collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices. Modern prices produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices. ये क्या देखा? अब तक हमने देखा कि जो हिस्ट्री है, रेफर करते थे, क्या करते थे, कैसे करते, प्रीडेस हमने कर दिया. अब बात आती है कि कॉलोनियल सिस्टम क्या था. अब कॉलोनियल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ने वाले, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो क्या है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे ना यहाँ रूल करने के लिए, कॉन्कर करा, सबसे पहले क्या करा उन्होंने, वहां के जो लोकल नवाब थे, यानी जिस एरिया में घुसे वहां के राजा नवाब, उनको अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाया और अपने अंडर में दबा लिया. इट मींस कि उनको प्रेशराइज कर दिया और अपने फेवर में कर लिया या फिर उन पर कॉन्कर कर लिया. उसके बाद कैसे उन्होंने वहां पर एक इकोनॉमिक जो सिस्टम था वो डेवलप करा, सोसाइटी डेवलप करा, और वहां का रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, इसको बोलते हैं अर्निंग इन शॉर्ट. कैसे उन्होंने वहां पे अपने फायदे के लिए वहां अंधाधुंध पैसा कमाया टू मीट ऑल एक्सपेंसेस. जितना भी वहां खर्चे होते थे उन खर्चों से ज्यादा रेवेन्यू करा. बोट द गुड्स दे वांटेड टू लो प्राइसेस, और सबसे कम दामों में. क्योंकि अंग्रेजों को जो कहते हैं ना कि होश में आए, तो होश में इन द सेंस कि उनको ये पता था कि हम पहले इतने कम प्राइस में लेते थे और झटका लगा. क्योंकि जब हमने बोला ना कि चले जाओ यहाँ से, साइमन गो बैक, निकलो यहाँ से, रफा दफा हो जाओ, तब इनको क्या बहुत बड़ा झटका लगा. अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहे थे, नहीं यार इतना जब इन्होंने प्रेशर कर रखा था और चीजों को, मतलब कहते ना कि मतलब कोड़ियों के भाव के ले जा रहे, कोड़ियों के भाव ले जा, मतलब कि इतनी कम कीमतों में ये लेते थे, तो ये उनके आदी हो चुके थे, आराम के खाने की आदत हो गई थी. तो उस पे जब ये जा रहे थे ना, तो उनको यूं जल रही थी अंदर से कि नहीं अब हमें सामान कहां से मिलेगा, ये सब क्या होगा. तो क्या करते थे वो, वांटेड लो प्राइस, सबसे कम दामों में यहां से खरीदते, उसको क्या करते, मैन्युफैक्चर करते और वापस यहीं लाकर जिस थैली में खाया उसी में छेद कर रहे कि यहां से सस्ते में खरीदा, उसको अपने वहां मैन्युफैक्चर करा मशीनों में और वापस उसको यहीं लाके पटक दिया और यहीं महंगे दामों में बेचते थे. यही चला था इनका बिजनेस. और प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया है वर्ल्ड को वो सबसे ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है इसको, वर्ल्ड को. प्रेजेंट में ये सीन है. सो प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीड फॉर एक्सपोर्ट. इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिगो. इंडिगो एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिगो नील जिसको बोलते हैं, नील इन द सेंस कि हाँ, जो आपके सफेद कपड़े होते हैं ना, उनमें एक नीले कलर का ड्रॉप डाला जाता है, सफेदी की चमकान नीला, है ना, जो उसे बोलते हैं इंडिगो. उसकी जो फसल होती है ना, अगर किसी कल्टीवेटेड लैंड पर उसको एक बार उगा दिया तो उसके बाद वो वहां की जो जमीन है वो बंजर हो जाती है हमेशा के लिए. मतलब कि उसके बाद आप किसी भी तरह की जो क्रॉप है वहां पर नहीं उगा पाओगे. इस इंडिगो की क्या थी, सबसे बुरी जो बात यही थी, जहां जमीन में एक बार उग गई वहां से जितने भी वहां के न्यूट्रिशंस थे वो एब्जॉर्ब कर लेती थी और जमीन को बंजर बना देती थी, यानी उस पर दोबारा खेती नहीं की जा सकती. सो वो यहां से वो खरीदते थे और प्रेशराइज करके पूरे एरिया में इस इंडिगो की जो फार्मिंग थी वो स्टार्ट करवाई थी अंग्रेजों ने. एंड एक्सपोर्ट, एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज कॉन्सिक्वेंस. और हम वही चेंजेस देखेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले की थोड़ी कंडीशन कैसी थी, वो आए जब कैसे, किस तरह से उन्होंने नवाबों को अपने कंट्रोल में करा, वहां एरिया पे रूल करा, कौन कौन से जो सिस्टम थे वो उन्होंने यूज करे, इकोनॉमिक सिस्टम क्या रखे और फार्मिंग सिस्टम क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस करवाई, सब कुछ पढ़ेंगे अपने इसके अंदर. यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट. और वो वहां से चेंजेस लाते थे, चेंजेस इन द सेंस कि अगर कोई बाहर से आया है, कहीं से भी आया है, तो वो क्या करेगा अपने साथ, मेरे को खाना अच्छा बनाना आता है, मैं आया हूं चाइना से मैं आया हूं
और वहां के जो चाइनीज नूडल्स हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, बनाया, खिलाया, टेस्टी लगे, तो उससे पहले लोग खाते नहीं थे क्या? खाते थे, बट वो लेके आए चाइनीज जो मैदे के होते हैं, यहाँ खा रहे थे आटे के जो हेल्दी होते हैं। तो क्या हुआ? डाइवर्ट हो गया, आटे के तो बंद हो गए, वहां से चल रहे चाइनीज नूडल जो मैदे के होते हैं, जो हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे करते ये भी आते थे अपने साथ खाने के तरीके, तौर तरीके की ऐसा खाना बनना चाहिए टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि मसाले वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड करता है? भारत। आज नहीं, पहले भी इंडिया जो था वो सबसे ज्यादा मसाले एक्सपोर्ट करता था और सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो जो कलेक्ट करते थे। एक समुद्री भेड़ों का जहाज आया था भारत में कोई व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने उनकी जर्नी में उन्होंने बताया अपनी बुक में कि उनकी जो जर्नी में जितना खर्च आया था, कि भारत आने से लेकर भारत से जाने तक का उनका जो खर्चा आया था, वो जो यहाँ से सस्ते रेट में मसाले लेके गए थे ना, उन सब में कवर हो गया एक बार में। इवन उनको मुनाफा और हुआ, यानी यहाँ के मसाले की जो वैल्यू थी वो वर्ल्ड वाइड है और बहुत अच्छी कीमतों पे वो बिक रहा था, आज भी बिकता है। तो क्या करा उन्होंने? टैक्स की प्रेक्टिस एंड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। कस्टम इंक्लूड करा, टैक्स जो था, टैक्स भरो, सीमा पे टैक्स भरो, वो टैक्स भरो, वो टैक्स भरो, और उनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो उन्होंने करा इन ब्रिटिशर्स ने। आज का चैप्टर हम करते हैं यही फिनिश। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंजम इंटरनेशनल स्कूल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।